एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों पहला बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो मैंने पार्ट बनाया पार्ट 1 होपफुली वो आपको समझ में आ गया होगा। उसमें मैंने बताया कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, ठीक है? इस वीडियो में हम थोड़ा-सा उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने वीडियो को, ठीक है? तो चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर और समझते हैं, ठीक है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक हमारा ब्रांच ऑफिस है, ठीक है? यहाँ पर हमारे यूजर्स हैं, ठीक है? ये यूजर्स हमारे हो गए, ठीक है? ये मान लीजिए यूजर 1 है, ये यूजर 2 है, ये प्रिंटर 1 है, ठीक है? अगर इनका नाम देना चाहते हो ये यूजर 3 है, ये यूजर 4 है, ठीक है? तो ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है? ये हमारा प्रिंटर 2 हो गया, ठीक है? ये हमारा राउटर है, ठीक है? और ये हमारी फायरवॉल है, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। और ये हमारा डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में आपके डेटाबेस सर्वर्स हो सकते हैं, ये एडी सर्वर है, ठीक है? ये हमारा मान लीजिए ये भी एडी सर्वर है, ठीक है? ये भी एडी सर्वर है, दो हमारे एडी सर्वर हो गए। ये हमारा स्टोरेज है, ये हमारा डेटाबेस सर्वर है, ठीक है? ये भी हमारा डेटाबेस सर्वर है, ठीक है? ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है? ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है? ये हमारा सर्वर एप्लीकेशन सर्वर ये भी है हमारा, ठीक है? ये हमारा प्रिंटर सर्वर है, ये हमारा मेल सर्वर है, ठीक है? तो ये हमारे स्विचेस हैं। और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक टीम होती है जो जिसके लिए आप कोर्स कर रहे हो। सिस्टम एडमिन बोलते हैं, सिस्टम एडमिन बोलते हैं, ठीक है? इनको सिस्टम इंजीनियर भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये है इंजीनियर। इसको जहां पे ये बैठते हैं उसको हम नॉक रूम बोलते हैं, ठीक है? नॉक रूम भी कुछ बोलते हैं, ठीक है? तो ये इंजीनियर हैं जो कि मैनेज करते हैं, जो कि जिनका लैपटॉप कनेक्ट होता है पर्टिकुलर इस स्विच से कनेक्ट है। आप देख सकते हो यहाँ कनेक्टिविटी। तो ये इन सारे के सारे सर्वर को मैनेज करते हैं। अगर कोई भी सर्वर में प्रॉब्लम आती है तो ये इजिली इस डेटा सेंटर में एक्सेस ले सकते हैं और जाके चेक कर सकते हैं कि किस सर्वर पे किस स्टोरेज पे क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो कि समझने वाली चीज ये है रियल सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है? ये एक यूजर है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक यूजर है जो कि एक वेबसाइट ओपन करता है abc.com, ठीक है? abc.com, ठीक है? ये एबीसी वेबसाइट किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट होगी, ठीक है? ये इंटरनल वेबसाइट है, ना कि पब्लिक वेबसाइट है। तो abc.com मान लीजिए इस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर होस्ट है। यहाँ पर ये एबीसी वेबसाइट इस एप्लीकेशन पे होस्ट है .com, ठीक है? अब इसको ओपन करने के लिए जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो क्या लिखते हो, ठीक है? सबसे पहले आप लिखते क्या हो? HTTP, ठीक है? अगर वो एस है तो आप एस लिखते हो। HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? सिक्योर सॉकेट लेयर का डिफरेंस होता है, ठीक है? HTTPS सिक्योर है, HTTP अनसिक्योर है, ठीक है? यही एक डिफरेंस है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो है इसके पोर्ट नंबर का। HTTP हमारा काम करता है पोर्ट नंबर 80 और HTTPS 443 पे काम करता है। अब ये पोर्ट क्या होती है, ये बहुत जगह आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, हर कोई बता देगा पोर्ट होता क्या है, ठीक है? हम इस चीज को समझते हैं तो पोर्ट काम कैसे करता है और होता क्या है, ठीक है? तो जब हम इस चीज को समझ लेंगे ना तो हमारे लिए ट्रबल शूटिंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है? उसके लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन सर्वर है विंडोज का, ठीक है? इसके ऊपर ओएस पड़ा हुआ है कौन सा? विंडोज का, ठीक है? विंडोज ओएस सर्वर पड़ा हुआ हमारा 2012, ठीक है? अब इसके ऊपर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को इंस्टॉल किया गया है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मैं उनको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आप ये समझ लीजिए कि एक रोल होता है, एक फीचर होता है जिसको इंस्टॉल करने पर
हम किसी भी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को आप पब्लिश कर सकते हो। जैसे ही आप इस रोल को इंस्टॉल करते हो, IIS को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही ये रोल इंस्टॉल होता है तो उस सर्वर के ऊपर, ठीक है, उस सर्वर के ऊपर उसकी सर्विसेज में एक IIS की सर्विसेज पड़ जाती है, और उस सर्वर के ऊपर पोर्ट नंबर 80 और 443 ओपन हो जाते हैं। 443 के लिए आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, और 80 विदाउट सर्टिफिकेट काम करता है। ठीक है, अब इस सर्वर के ऊपर पोर्ट 80 किस लिए ओपन होता है, ताकि अगर कोई भी 80 के नाम से रिक्वेस्ट आएगी तो ये सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, पोर्ट 80 और 443 ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफिस वन के यूजर्स चला सकते हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है, इस सर्वर का एक आईपी भी होगा। ठीक है, इस सर्वर का आईपी मान लीजिए 23 है। ठीक है, आईपी 23, आईपी क्या होता है वो भी मैं आपको बेसिक में ही बताऊंगा, कि आईपी कैसे बनते हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, सबके बारे में अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर एक आईपी होगा इस सर्वर का। ठीक है, अब आईपी के साथ में इस सर्वर का ये आईपी हो गया, करेक्ट, और इस सर्वर का आईपी के साथ में ये इसके पोर्ट नंबर हो गए। ठीक है, और ये जो हमारा ऑफिस का नेटवर्क है, ठीक है, ये ऑफिस का नेटवर्क भी हमारा नेटवर्क होगा, कोई सबनेट होगा इसका। ठीक है, सबनेट क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है सबनेट। ठीक है, मान लेते हैं हमारा ऑफिस का जो सबनेट है 172.16.0.0, ठीक है, /16 का है। ठीक है, ये हमारा सबनेट है इसका ऑफिस का। ठीक है, ये हम मान लिया हमने, ये हमारा ऑफिस का सबनेट है। कोई भी ऑफिस हमारा, चाहे ब्रांच 1 हो, ब्रांच 2 हो, सबका सबनेट ऐसे ही होगा। ठीक है, इसी सीरीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, किसके साथ में, फायरवॉल इंजीनियर के साथ में। फायरवॉल इंजीनियर क्या करेगा, इसके लिए यहां पर एक रिक्वेस्ट रेज करने के बाद आपको यहाँ पर पोर्ट 80 और 443 ओपन करवाने पड़ेंगे, किसके लिए, इस सबनेट के लिए 172.16.0.0/16 के लिए। मतलब अगर यहां से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, तो वो इस पोर्ट की जो रिक्वेस्ट आएगी वो किस आईपी पे जाएगी, आईपी 23 पे जाएगी। ठीक है, आईपी 23, ये रिक्वेस्ट आपको ओपन करानी पड़ेगी। मतलब ये आईपी 23 इनकमिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, कहां से, यहां से, इस आईपी से। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर जैसे ही ये रिक्वेस्ट, ये पोर्ट ओपन होगा, तो ये वेबसाइट यहां पर ओपन होने लगेगी। अब आपको पता चल गया ट्रबल शूटिंग का। ठीक है, ट्रबल शूटिंग, मान लो, जस्ट सपोज कि ये यूजर रिपोर्ट करता है कि भैया मेरी वेबसाइट नहीं चल रही, मान लीजिए मैं यूजर 4 के पास में हूँ, ये रिपोर्ट करता है भैया मैं एबीसी को ओपन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, यूजर 4, ये है हमारा यूजर 4, ये रिपोर्ट करती कि मैं abc.com ओपन नहीं हो रही है मेरे सिस्टम पे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मुझे एबीसी का आईपी पता है, मैं उसको यहाँ से पिंग करूंगा। ठीक है, पिंग सबसे अच्छी कमांड है, मैं उसके एबीसी के आईपी को पिंग करूंगा, आईपी 23 को पिंग करूंगा। अगर वो आईपी पिंग हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब मैं इस सिस्टम से मैं उस वेबसाइट तक रीचेबल हूं, करेक्ट। इसका मतलब हो गया, अगर ये पिंग हो रहा है तो मैं इस सिस्टम से उस वेबसाइट तक रीचेबल हूं। अगर ये पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है पिंग, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये पिंग नहीं हो रहा है, तो मैं इस सिस्टम पर इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा। उसके लिए कमांड क्या होती है हमारी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, सीएमडी ओपन करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग ऑल। ठीक है, ये कमांड होती है जिसके थ्रू हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। जैसे ये मेरे सिस्टम का आईपी
192.168 आ रहा है, ठीक है। और इसका सबनेट ये आ रहा है, ठीक है, सबनेट ये आ रहा है। और इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो ये आ रहा है, ठीक है। और इसका डीएनएस एड्रेस भी आ रहा होगा जो कि ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होगा भाई, इसका ये आगे तो चेक नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या करना, डिफॉल्ट गेटवे पे जो वैल्यू होगी उसको कॉपी करके, ठीक है, उस आईपी को आपको पिंग लगाना है, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट गेटवे को पिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे पिंग नहीं हो रहा, जैसे यहां पर अभी पिंग हो रहा है, अगर ये पिंग पिंग का रिजल्ट है, अगर पिंग नहीं होता है तो वो रिजल्ट ऐसे आएगा, ठीक है, आरटीओ आने लगेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो अगर वो है, आप देख सकते हो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, क्योंकि ये आईपी मैंने फॉल्स आईपी डाला है जो कि है नहीं, मेरा आईपी 254 है, मैंने 255 कर दिया तो आरटीओ आ गया, ठीक है। तो जब आरटीओ आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर गेटवे, ये आईपी किसका मैंने पिंग किया था, गेटवे, ठीक है, ये गेटवे का आईपी है, ये देख लो आप, ये गेटवे का आईपी है, ठीक है। अगर मैं गेटवे का आईपी पिंग कर रहा हूं और वो आरटीओ आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं गेटवे को एक्सेसिबल नहीं कर पा रहा हूं। यहां पर हमारा गेटवे क्या होगा, जैसे ये ब्रांच ऑफिस हुई, ठीक है, यहां पर हमारा गेटवे आईपी क्या होगा, यहां पर हमारा गेटवे आईपी जनरली इस राउटर का आईपी, गेटवे आईपी कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। इस पूरे ब्रांच ऑफिस के लिए गेटवे कौन है, ये है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, ये है, ठीक है। तो इसका राउटर का आईपी ही हमारा गेटवे का आईपी होगा, ठीक है। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग होते हैं, हर जगह ऐसा नहीं कि राउटर का ही आईपी हो, ठीक है। हो सकता है वहां से स्विच का भी, लेयर 3 स्विच भी होते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो जनरली जो आपका बाहर का निकलने का रास्ता होता है उसी को हम गेटवे बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। तो यहां पर क्या होगा, इसका गेटवे पूरे के पूरे नेटवर्क का ये हो गया, अगर ये गेटवे रीचेबल है इस मशीन से, ठीक है। अगर नहीं है रीचेबल तो इसका मतलब, अगर नहीं रीचेबल है तो इसका मतलब है इस नेटवर्क में ही कुछ प्रॉब्लम है, किस नेटवर्क में, इस नेटवर्क में जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। अगर रीचेबल है, ठीक है, अगर रीचेबल है तो आप इससे, इस नेटवर्क, अगर ये यहां से यहां तक का रीचेबिलिटी है और फिर वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, ठीक है, तो उसके आगे फर्दर के स्टेप हम और देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, हम यहां तक रीचेबल हैं, ठीक है। रीचेबल होने के बाद तब भी ये वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, तो ये वेबसाइट हमारी किस प्रोटोकॉल को यूज कर रही है, एस टी टी पी को यूज कर रही है, एस टी टी पी। अब आपको ये चेक करना है कि ये पोर्ट ओपन है या नहीं है इस वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, टेलनेट, टेलनेट होती है। और भी बहुत सारे टूल आते हैं मार्केट के, थर्ड पार्टी टूल, ठीक है, पोर्ट क्वेरी, ठीक है, उनके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम टेलनेट करते हैं। जनरली क्या होता है, टेलनेट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होता नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये एरर आ गई, टेलनेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टेलनेट मेरे इस लैपटॉप में अभी टेलनेट का फीचर इनेबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल में आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाना पड़ेगा, प्रोग्राम एंड फीचर्स, ठीक है। यहां पर टर्न विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ, यहां पर आपको टेलनेट क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब ये टेलनेट क्लाइंट कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो मैं पोर्ट 80 पर रीचेबल हो जाऊंगा, मतलब पोर्ट 80 को चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है आई थिंक। तो मैं इसको फिर से टेलनेट, ये देखिए अब टेलनेट चलने लगा, ठीक है। टेलनेट के लिए क्या कमांड लिखोगे, टेलनेट, ठीक है, टेलनेट, और उसका आईपी, आईपी 23 था यहाँ पर, ठीक है।
तो उसका कोई ना कोई आईपी होगा। मान लीजिए हमारा आईपी है 192.168.1.1। ठीक है, अब पोर्ट नंबर कितना है, 80। आप ऐसे लिख दोगे, स्पेस पोर्ट नंबर 80, आईपी के बाद स्पेस देना है और फिर पोर्ट लिखना है। ठीक है, तो ये कमांड आपको लिखना है, ज्यादा स्पेस मैंने दे दिया, सिंगल स्पेस रहता है। ठीक है, ओके। तो मुझे टेलनेट से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, कमांड ये है हमारी, टेलनेट आईपी 192.168.1.0 1.1। ठीक है, और पोर्ट नंबर 80। ठीक है, ये कमांड है। पिछली बार ये कमांड क्यों नहीं चल रही थी, क्योंकि मैं इसके अंदर आ गया था, माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट के अंदर आ गया था, तो वो टेलनेट को कैसे जानेगी। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं बाहर हूं और टेलनेट कमांड को रन करने जा रहा हूं। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 पे। ठीक है, मुझे पता है ये पोर्ट ओपन है नहीं, बट मैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये अब लिख के आ गया कनेक्टिंग। अगर ये कनेक्ट हो जाएगा, जैसे मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक और आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट सॉरी, गूगल के डीएनएस सर्वर से मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, थ्रू दी टेलनेट वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये कनेक्टिंग लिख के आ रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और डिस्कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, 8.8.8.8 और स्पेस 53। ठीक है, 8.8.8 ये हमारा किसका आईपी, गूगल के डीएनएस का, और 53 डीएनएस का पोर्ट नंबर है। मैं इससे कनेक्ट हो गया, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर लिख के आ जाएगा टेलनेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा गूगल, ठीक है, गूगल लिखूंगा, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस ऐसे हम कनेक्ट होते हैं टेलनेट के थ्रू। मतलब अगर यहाँ पर आपको ये लिख के आ गया, जो जैसे मैं उससे कनेक्ट हुआ था, ठीक है, गूगल से, डीएनएस से, तो इसका मतलब है पोर्ट ओपन है। ठीक है, अगर पोर्ट ओपन है, ठीक है, तो इसका मतलब फायरवॉल पे पोर्ट ओपन है। ठीक है, आप यहां तक पहुंच जा रहे हो। ठीक है, पोर्ट ओपन है, आपकी क्वेरी जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर ले रही है। ठीक है, पोर्ट ओपन है, इसका मतलब आप यहाँ तक रीचेबल हो। ठीक है, अगर ये पोर्ट ओपन नहीं होता, मतलब एरर आती, तो हो सकता था आपका पोर्ट कहाँ कहाँ पे ब्लॉक होता, इस वाली फायरवॉल पे ब्लॉक होता, और इस वाले, इस विंडोज की फायरवॉल पे भी ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, बट आप साथ ही साथ अगर सबका चल रहा है, मान लीजिए यूजर वन इसको abc.com को ओपन कर पा रहा है, यूजर टू एबीसी और डॉट कॉम को ओपन कर पा रहा है, यूजर थ्री भी abc.com को ओपन कर पा रहा है, यूजर फोर नहीं कर पा रहा है, तब तो फिर इसके सिस्टम का ही इशू हो सकता है। ठीक है, या तो फिर ये इसका सिस्टम का इशू है, या फिर ये डिफरेंट सबनेट पे है, मतलब इसका लैपटॉप डिफरेंट आईपी यूज कर रहा है। ठीक है, तो यही एक इश्यूज हो सकते हैं। तो हम, आपने देखा ना, पिंग, टेलनेट और पोर्ट क्वेरी, इन तीन चार टूल को यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर हम एडी के टर्म्स में बात करें, तो ये हमारा एडी नेटवर्क है। ठीक है, एडी के बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एडी के बहुत सारे पोर्ट होते हैं, 88, 53, ठीक है, 137, ऐसे करके बहुत सारे पोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एडीडीएस रोल इंस्टॉल करते हो, तो ये पोर्ट जो ना इस सर्वर के ऊपर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उस विंडोज के फायरवॉल के ऊपर ओपन हो जाते हैं, ताकि कोई भी रिक्वेस्ट आएगी इन पोर्ट से, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहां तक उस पोर्ट की ट्रैफिक को लाने के लिए आपको कहां पे पोर्ट ओपन करवाने पड़ेंगे, फायरवॉल पे। एडी पोर्ट्स आपको फायरवॉल पे भी ओपन कराने पड़ेंगे। ठीक है, एडी पोर्ट्स आपको फायरवॉल पे भी ओपन कराने पड़ेंगे। ठीक है, किस नेटवर्क के लिए, इस वाले नेटवर्क के लिए। ठीक है, मतलब एडी पोर्ट्स के लिए अगर हम लिखे फायरवॉल पे क्यूरी 172 116.0.0.16 से कोई भी जो ट्रैफिक आएगा, कोई भी ट्रैफिक आएगा टूवर्ड्स किसकी तरफ, हमारे एडी डोमेन कंट्रोलर की तरफ। ठीक है, किस पोर्ट पे आएगा, एडी पोर्ट्स पे आएगा, तो वो किसके पास जाना चाहिए,
इन दो डोमेन कंट्रोलर के पास जाना चाहिए। ठीक है, इन दो डोमेन कंट्रोलर के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल है फॉर्मूला जो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही हम सेम मेल का करते हैं। मेल में कौन सा होता है, हमारा एस एम टी पी यूज होता है, पॉप यूज होता है, तो इनके भी पोर्ट नंबर होते हैं। करेक्ट, तो इनके भी पोर्ट नंबर होते हैं, तो सेम चीज इनका भी ओपन होना चाहिए। ठीक है। अब अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जनरली बनता है। ठीक है, वो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, वो क्वेश्चन ये बनता है कि एक मिनट, वो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, आपके दिमाग में पता नहीं आ रहा हो नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि ये डोमेन कंट्रोलर हैं हमारे। ठीक है, ये दो डोमेन कंट्रोलर हैं हमारे। ठीक है, अगर इन डोमेन कंट्रोलर से, ठीक है, ये दो डोमेन कंट्रोलर हैं हमारे, अगर ये वाला जो सर्वर है इनसे कनेक्टिविटी करता है, तो क्या इसके लिए भी पोर्ट ओपन होने चाहिए फायरवॉल पे? देखो दोस्तों, ये क्या है, एक मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री बनाई हुई है ये, ठीक है, जो शायद आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये एक डेटा सेंटर है। ठीक है, डेटा सेंटर के अंदर अगर सेम नेटवर्क के अंदर सारी इसकी सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है, सेम नेटवर्क के अंदर अगर हमारी सारी की सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है, डेटा सेंटर के अंदर अगर सेम नेटवर्क के अंदर सारी की सारी डिवाइसेस हैं, मतलब ये मान लेते हैं हम ये 192 सीरीज का हमारा नेटवर्क है। ठीक है, ये भी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, 192 सीरीज का हमारा सारा का सारा नेटवर्क है। तो क्या होगा कि जैसे ही हम इसके ऊपर एडीडीएस रोल इंस्टॉल करेंगे, मैंने बताया कि आपको यहाँ पर ये पोर्ट ओपन हो जाते हैं उसकी लोकल फायरवॉल के ऊपर। ठीक है, और ये वाला सिस्टम भी हमारा 192 सीरीज की आईपी पे रखा हुआ है, तो बीच में कोई फायरवॉल नहीं आ रहे एक्सेप्ट विंडोज फायरवॉल यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरा ये लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप के ऊपर भी एक फायरवॉल कॉन्फ़िगर है। ठीक है, ये विंडोज फायरवॉल, जिसको हम विंडोज फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर अभी क्या है, मेरी विंडोज फायरवॉल पे क्या है, ऑन है, और ब्लॉक ऑल कनेक्शन टू ऐप दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ अलाउड एप्स। ठीक है, ये फायरवॉल पे क्या है कि ये फायरवॉल हमारी मेरी इनेबल है इस लैपटॉप के ऊपर, वैसे ही हर सर्वर के ऊपर एक फायरवॉल होती है, इसको विंडोज फायरवॉल बोलते हैं। और ये विंडोज फायरवॉल क्या है, मेरी ऑन है, और ये कह रही है कि भैया उन कनेक्शन को हम अलाउ करेंगे जो कि आपके अलाउ एप्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, अलाउ एप्स में यहां पर आप देख लो ये कौन कौन से एप्स पड़े हुए हैं मेरे। अलाउ एप्स कम्युनिकेटिंग थ्रू दी विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, तो यहां पर आप ये ऐप ही मेरे बाहर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से ऐप हैं आप देख सकते हो, सामने ये ऐप लिखे हुए हैं। ठीक है, गूगल क्रोम भी है, अगर मैं यहाँ पर गूगल क्रोम का नाम हटा दूं तो गूगल क्रोम भी बाहर से जो इंटरनेट मेरा मतलब वेबसाइट को ओपन हो रही है तो वो ओपन होना बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विंडोज फायरवॉल है वो आपके इस सर्वर पे भी उसके पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। ठीक है, रिसीवर और कनेक्टर दोनों पे, मतलब यहाँ पर ये कौन है, ये है रिक्वेस्टर और ये है रिसीवर, इन दोनों पे वो पोर्ट ओपन होने चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है पोर्ट्स का काम करने का। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी दे दी कि एक डेटा सेंटर और ब्रांच ऑफिस के बीच में कनेक्टिविटी कैसे होती है, कैसे रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओएसआई लेयर के बारे में और आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि स्विचेस, राउटर, मुझे जितनी भी नॉलेज है राउटर्स और स्विचेस की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। जो भी आपके क्वेश्चन और क्वेरीज हो, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।